स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शॉर्ट नोट्स फॉर यू पर, जिसमें हम प्रतिदिन आपको कम से कम 10 प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी देंगे जो आपके PCS, RO, SSC, CGL, BEO आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही सारगर्भित और महत्वपूर्ण होंगे। आप यकीन मानिए दोस्तों, हमारी इस श्रृंखला से आप जुड़ेंगे तो आपको निश्चित ही 10 से 12-15 प्रश्नों का आपके एग्जाम में सही होने का गेन मिलेगा। तो आइए, चूँकि हमारी ये पहली वीडियो है तो ज़्यादा विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए कि हम इसमें आपको प्रतिदिन 10 क्वेश्चन ले आएंगे, जिसमें आप इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, कला और संस्कृति, इसके साथ साथ जीके और जीएस के जितने भी टॉपिक्स हैं सब पे आपको 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे। और इन प्रश्नों को आप जब पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपका जो सिलेक्शन का चांस है वो बढ़ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न देखिए। हाँ, एक और बात दोस्तों, हमारा जो प्रश्न है वो हैंड रिटेन होता है सब। अब हम आपके लिए हैंड रिटेन प्रश्न लाएंगे और आप देखिएगा, मैं आपके लिए ऐसे प्रश्नों को चुन चुन के लाऊंगा जो आपकी काफ़ी मदद करेंगे आपके सिलेक्शन के लिए। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये हमारा पहला प्रश्न है कि सही विकल्प आपको चुनना है। प्रश्नों में सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न संख्या 1 का बिंदुवार अध्ययन करते हैं और इसमें संख्या 1 कहता है कि स्तनधारियों अर्थात मैमल्स के आरबीसी में, जो कि मैच्योर्ड आरबीसी होती है, उसमें राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक, मैमल्स के आरबीसी में राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में ईआर भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक, दूसरा विकल्प कहता है यह हीमोग्लोबिन के लिए जगह बढ़ाने और ऑक्सीजन वहन क्षमता को अधिकतम करने के लिए होता है। ऑक्सीजन वहन क्षमता, इसको अधिकतम करने के लिए यह ऐसा होता है। और तीसरा कथन है ये कोशिकाएं केवल, देखिए शब्द, जहाँ जहाँ भी केवल शब्द आए आपको ज़्यादा सतर्क हो जाना है। ये कोशिकाएं केवल अवायवीय अर्थात एनारोबिक श्वसन करती हैं। आपको इसमें से सही उत्तर चुनना है। एक बार और आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके, मैं आपको उत्तर बताता हूँ। ये तीनों ही कथन सत्य हैं दोस्तों। ठीक, जो हमारी मैच्योर्ड आरबीसीज होती हैं मैमल्स की, उसमें राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हीमोग्लोबिन के लिए हमारी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, ऑक्सीजन वहन क्षमता, इसको अधिकतम किया जा सके, इसके लिए जगह बनाया जा सके, इसके लिए जो हमारी मैच्योर्ड आरबीसीज होती है, मैच्योर्ड आरबीसीज, इसमें ये ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं। और तीसरा कथन जो है ये भी सत्य है दोस्तों कि ये कोशिकाएं अर्थात मैच्योर्ड आरबीसी सेल्स केवल अवायवीय श्वसन करती हैं। ठीक है, केवल इन एरोबिक रिस्पायरेशन करती हैं। आप देख लीजिए, कुछ इसमें नोट्स भी मैंने बनाए हैं। विकास के शुरुआती चरणों में, जिसको हम अंग्रेजी में एरिथ्रोपोइसिस भी कहते हैं, विकास के शुरुआती चरणों में ये जो अंगक होते हैं अर्थात आरबीसीज, इनमें ये उपस्थित रहता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा। लेकिन परिपक्व होने पर ये नष्ट हो जाते हैं, सो डैट इनके में जगह बनाया जा सके। परिपक्व आरबीसी में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो कभी आपको कोई स्टेटमेंट ऐसा बन जाए कि जो मैच्योर्ड आरबीसीज होती हैं उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है या नहीं, तो आप कहेंगे कि नहीं, परिपक्व आरबीसी जो होती है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है। मैच्योरिटी के बाद न्यूक्लियस, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया ये खो देती हैं, ये कोशिकाएं, जो प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक है। मतलब ये जो ऑर्गेनेली हैं, न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक कोशिकांग है जो आरबीसी की कोशिका में नहीं पाई जाती। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर हम अब राइबोसोम के विषय में ही एक और प्रश्न पढ़ते हैं, चूँकि राइबोसोम से हमारी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको नोट्स बता दूं मैं दोस्तों, राइबोसोम का जो नाम दिया गया है वो रॉबर्ट ने दिया है। राइबोसोम नाम रॉबर्ट ने दिया है। राइबोसोम के बारे में पहला कथन ये कहता है कि यह राइबो न्यूक्लिक एसिड अर्थात आरएनए नामक अम्ल व प्रोटीन, ये ध्यान रखिएगा, अम्ल और प्रोटीन से बनी होती है। राइबोसोम का निर्माण राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम आरएनए कहेंगे, नामक अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है। दूसरा, ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान अथवा उत्पादन स्थल के रूप में कार्य करती है अथवा उपयुक्त स्थान प्रदान करती है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, इसलिए इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है हर परीक्षा में, चाहे वो पीसीएस हो, एसएससी हो, यहाँ तक कि हर स्टेट के अलग अलग राज्यों की परीक्षाओं में, बिहार पीसीएस में, हर जगह ये प्रश्न आता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो आप इसमें उत्तर देते हैं राइबोसोम को।
तो यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तीसरा कथन है, सर्वप्रथम रॉबिन्सन और ब्राउन ने पादप कोशिका में, फिर जी.ई. पैलाडे ने जंतु कोशिका में इसे देखा था। तो ये तीनों कथन सही है दोस्तों, ये तीनों कथन अपने आप में सही हैं। ठीक, तो हम देखते हैं कि जो राइबोसोम है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक, इसका जो है निर्माण अम्ल व प्रोटीन से होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती हैं, इसलिए इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं। सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने पादप कोशिका में, फिर जी.ई. पैलाडी ने इसे जंतु कोशिका में देखा था। और मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो टर्म है राइबोसोम, इसको दिया था रॉबर्ट ने। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये भी एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होगा। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि 10 अगस्त 1948, याद रखिएगा डेट, एक्चुअल डेट है 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में हुई थी। 10 अगस्त 1948 की बात है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक, अगला स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अगस्त 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। और तीसरा क्वेश्चन, एप्पल जो आजकल बहुत फेमस है फोन में, एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह था। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल था, जिसे 19 जून 1981 को फ्रेंच गुआना से पृथ्वी की भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया था। ये तीनों प्रश्न हैं और इन तीनों को आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। इन तीनों का उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, अर्थात स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है और स्टेटमेंट 3 भी सही है। अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे, ये है मैचिंग वाला प्रश्न है, इसको भी हम देखें। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे मैचिंग वाला क्वेश्चन, इसमें हम मैचिंग देखेंगे। तो पहला तो आपके सामने मिला हुआ है, बहादुर शाह का जो उपनाम है वो शाह एक खबर इनको कहा जाता था। बहादुर शाह को शाह एक खबर कहा जाता था। जहांदार शाह, मुगल बादशाह जो जहांदार शाह था, उसको हम मिलाएंगे लंपट मूर्ख से। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। ठीक, फर्रुखशियर जो है, फर्रुखशियर, इसको घृणित कायर कहा जाता था। फर्रुखशियर घृणित कायर से मिलाएंगे। और मोहम्मद शाह जो था, ये रंगीला कहलाता था, रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह। आप इसका नाम ही ऐसे याद कर लीजिए, मोहम्मद शाह रंगीला। पांचवा जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, नृप निर्माता, किंग मेकर की जो भूमिका में थे, आ गए थे एक समय मुगल काल में। वे दो भाई थे, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। एक समय में मुगल दरबार में इनका वर्चस्व हुआ करता था और इन्हीं के चाहने से कोई राजा बन पाता था। तो इन दोनों को नृप निर्माता अथवा किंग मेकर कहा गया है। इनका नाम है हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। तो ये जो औरंगजेब के बाद उत्तर मुगलकालीन ये जो बादशाह बने, उनका ये उपनाम है। यहाँ मैचिंग दिया गया है, आप लोग मैच करा लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है, आप इस प्रश्न को हल करिएगा और देखिएगा, बहुत ही यूनिक प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि भारत में पहली बार चुनाव होता है, आप सब जानते हैं, वर्ष 1937 में प्रांतों में चुनाव होता है और इसमें कांग्रेस जीत के आती है। भारत में पहली बार चुनाव किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान में आयोजित किया गया था? अर्थात जब पहली बार चुनाव आयोजित किए गए तो उस समय वायसराय कौन था? और इसका एक स्पष्ट उत्तर है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में भारत में पहली बार चुनाव संपन्न करा गए थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों, बात किया जाए लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल की, तो 1936 से लेकर 1943 तक लगभग 7 सालों का इनका टेन्यूर रहा है। और आप ये भी नोट करते चलिए कि लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। अगर प्रश्न ये भी बन जाए कि भारत में सर्वाधिक लंबे समय तक कार्यकाल वाले वायसराय का नाम क्या है, तब भी आपका उत्तर होगा लॉर्ड लिनलिथगो। कुछ फैक्चुअल जानकारी और जानते चलिए इसके साथ। कांग्रेस ने पहली चुनाव में 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई थी। लगभग 5 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल गया था और बाकी 6 प्रांतों में मिला था और 2 प्रांतों में इसने गठबंधन से सरकार बनाई थी। हालांकि सरकार बहुत दिन तक नहीं चली और वर्ष 1939 में कांग्रेस को इस्तीफा देना पड़ गया, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल कर लिया गया था कांग्रेस से बिना पूछे। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया, तब भी वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। तो काफ़ी लंबे समय तक ये रहे वायसराय और इनके कार्यकाल में सबसे बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। जैसे क्रिप्स मिशन हम बात करें, क्रिप्स मिशन तो इन्हीं के कार्यकाल में आता है। ठीक, और 1943 में जो अकाल पड़ गया था, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था।
अगस्त प्रस्ताव हमने देखा इन्हीं के कार्यकाल में आया। जो हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन हुआ इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। और जो क्रिप्स मिशन आप देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा इनके कार्यकाल और इन्हीं के कार्यकाल में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। आगे बढ़ते हैं। ये जो यूपीपी के परीक्षार्थी हैं उनके लिए एक क्वेश्चन है कि बीएनएस की जो सेक्शन 229 बीएनएस की जो सेक्शन 229 है ये क्या है। तो इसमें लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में शपथ पत्र देकर, हलफनामा या एफिडेविट देकर झूठ बोलता है या कोई गलत सबूत देता है तो ये एक दंडनीय अपराध है और दोष सिद्धि होने पर व्यक्ति को 7 वर्ष तक, ये टेन्योर याद रख सकते हैं आप, दोष सिद्धि होने पर व्यक्ति को 7 वर्ष तक की जेल की सजा दी जा सकती है। ऐसा बीएनएस की धारा, बीएनएस की सेक्शन 229 में उपबंध किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 370, ये फैक्चुअल इसमें से प्रश्न आता है कि इसको कब रिमूव किया गया था। आर्टिकल 370 को 5 अगस्त 2019 को, और इसको रिमूव करके 2 ठो यूटी का गठन हुआ था, JNK और लद्दाख। आप जानते हैं दोस्तों, लद्दाख जो है वो सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। ठीक, अब देखिए अगला जो है हमारा पॉइंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर है 11 सितंबर। 11 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को आप सब जानते होंगे, कमेंट में बताइए कि क्या मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। चंदावर का युद्ध, दोस्तों आप सबने सुना होगा, तराइन प्रथम और तराइन द्वितीय, ये गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था 1191 और 92 में। ठीक, 1191 और 92 में इसमें पृथ्वीराज जीते थे, इसमें गोरी जीता था। प्रश्न यह है कि चंदावर का युद्ध जो कि जयचंद और गोरी के बीच लड़ा गया था किस नदी के किनारे हुआ था। ठीक, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, किस नदी के किनारे हुआ था। तो ये यमुना नदी के किनारे हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत यूनिक है क्वेश्चन दोस्तों, और ये पूछा नहीं गया है कभी, यमुना नदी के किनारे हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आपको वीडियो में मेरी स्पीड कम लगे तो आप 2x पे करके इसको देखिएगा। आगे से मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा तेज बोल सकूं। अगला प्रश्न जो रहेगा ये है कि नवंबर 2024 में माफ़ कीजिएगा, नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने AMU को अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया, अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। आपको बताना ये है कि AMU की स्थापना कब हुई थी। आपने उत्तर देख ही लिया होगा, इसको याद कर जाइएगा। 1875 इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। ठीक है, उन्हीं के प्रयासों से हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारे सामने है कुछ जो हमारे भारतीय प्रसिद्ध वाद्य यंत्र को बजाने वाले लोग हैं। ठीक, और वो क्या बजाते हैं कलाकार, उसके सामने ये लिखा गया। ठीक है, हम देखेंगे विलायत अली खान, ये सितार में सिद्धहस्त हैं। उसी तरह अल्लाह रखा खान, ये तबला वादक हैं, आपने इनका नाम सुना होगा। हजारी प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं, भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक हजारी प्रसाद चौरसिया। और अमजद अली खान, ये सरोद एक वाद्य यंत्र होता है, उसको बजाते हैं। ध्यान रखिएगा, अमजद अली खान को वर्ष 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक, कई ठो ऐसे जो वाद्य यंत्र के बजाने वाले हैं, जैसे बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न भी दिया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब दिया गया था। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है आयोग का। हर दूसरे साल में ये मैचिंग या किसी अन्य फॉर्म में इसको पूछ लिया जाता है, या तो ये ऑनलाइनर में पूछ लिया जाता है आयोग द्वारा अथवा मैचिंग में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आया था। तो आपको याद रखना है, गाँव पर सबसे लास्ट में ध्यान दिया गया 1999 में। ठीक, तो गाँव 99। ठीक है, 99 विलेज। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। गांव से पहले ये योजनाएं शहर में आती हैं। उसी तरह स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में। ठीक, जवाहर रोजगार योजना की बात करें तो 1989 में। ठीक, जवाहर रोजगार योजना ग्राम स्वरोजगार योजना से ठीक 10 वर्ष पहले आई थी। आप इसको याद कर सकते हैं कि जवाहर रोजगार योजना 1989 में आई थी, 89 में, और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना उसके 10 साल बाद 99 में आई थी। और आप शहरी का याद कर लीजिए 97 में। ठीक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों, ये और आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न रहेगा। विश्व में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस खाड़ी की है। आपको ये बताना है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप कहेंगे कि गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की जो तटरेखा है, ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका का एक राज्य है। ठीक, गल्फ ऑफ मैक्सिको की जो खाड़ी है उसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और मैं अगला वीडियो आपको नए 10 प्रश्नों में दूंगा। और यकीन मानिए, अगर आप इस श्रृंखला में मेरे साथ बने रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन तय है, क्योंकि मैं रोज़ 10 प्रश्न दूंगा। अगर आप एक महीने भी मुझसे जुड़ते हैं
तो 10 प्रश्नों के माध्यम से हम 300 प्रश्नों को हल करेंगे और यकीन मानिए उन 300 प्रश्नों में आपको 1300 प्रश्नों का बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।